गुड मॉर्निंग कक्षा फोर्थ। हाउ आर यू? फाइन। ओके। आज मैं आपकी व्याकरण पुस्तक गरिमा से पार्ट 5 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। है ना, संज्ञा आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। है ना। अब इसके संज्ञा के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। है ना। जो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों संज्ञा के बारे में हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। नीचे इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखिए, ये चित्र दिख रहे हैं आपको, दो चित्र, एक चिड़ियाघर का है और एक मार्केट का चित्र है ना, आपको दिख रहा है। तो ये चित्र के बारे में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। आप इस अनुच्छेद को संज्ञा पढ़ने से पहले इस अनुच्छेद को संज्ञा किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगी, उससे पहले ये हम पैराग्राफ पढ़ते हैं ना। स्टार्ट करती हूँ मैं पढ़ना। अमित और गुड़िया अपने चाचा चाची के साथ अमृतसर से दिल्ली घूमने आए। दिल्ली में वे सबसे पहले लाल किला देखने गए। लाल किले की विशालता और सुंदरता को देखकर वे खुशी से नाचने लगे। उनका मन प्रसन्नता से भर गया। इसके बाद वे कुतुब मीनार और पुराना किला देखने गए। दिल्ली के चिड़ियाघर में उन्होंने शेर और चिंपांजी देखा। बाद में वे चांदनी चौक का बाजार देखने गए। वहाँ से उन्होंने टी शर्ट और मोबाइल खरीदा। तो ये जो दोनों चित्र हैं उनका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है ना। तो हम यह तो पहले से ही जानते हैं कि नाम कई तरह के होते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वे नामों को ही दर्शा रहे हैं। अब इन नामों को अलग अलग लिखते हैं। तो आपको ये जैसे ब्लू कलर दिख रहा है ना, जैसे अमित, गुड़िया, चाचा चाची, अमृतसर, दिल्ली, लाल किला, यही विशालता, सुंदरता, प्रसन्नता, ये सब जो ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ये सब क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, है ना। तो इसलिए उनको ब्लू कलर से लिखा है कि आपको समझ में आए कि संज्ञा के अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं, है ना। तो जो नाम होते हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या कोई वस्तु का नाम है ना, भाव का नाम, कोई स्थान का नाम, वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपको ये पैराग्राफ दिया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। तो अब इसमें जो नाम हमने अलग अलग इसमें दिए हुए हैं उनको अलग करके दिखाया गया है कि कैसे व्यक्तियों के नाम आते हैं, में क्या क्या आता है, पशुओं के नाम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए, व्यक्तियों के नाम में क्या आता है? अमित, गुड़िया, चाचा चाची, ये हम इस पैराग्राफ से ले रहे हैं। चलिए, आपका नाम अगर होगा रीटा, तो आप भी ये रीटा जो है वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आपका नाम होगा मोहन, मोहन संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। अगर मैंने बोला मम्मी, तो मम्मी भी क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। शिक्षिका, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है ना। जो कोई भी नाम है वो किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर सेब बोल रही हूँ तो सेब भी किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। तो कोई भी नाम जो है वो किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये पशु के नाम में क्या है? शेर और चिंपांजी। फिर स्थानों के नाम में अमृतसर, दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, चिड़ियाघर, चांदनी चौक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वस्तुओं के नाम क्या क्या आया? उसमें आया मोबाइल, टी शर्ट, है ना। मोबाइल और टी शर्ट वो वस्तु के नाम के अंतर्गत आया। भावों के नाम में आया विशालता, सुंदरता, प्रसन्नता। तो संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और हर वस्तु की पहचान उसके नाम से की जाती है। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको शॉर्ट में ये चीज़ बताया कि कोई भी व्यक्ति का कोई नाम हो तो या किसी व्यक्ति का कोई नाम हो, वो यानी किसी भी का कोई नाम हो, वो क्या कहलाता है? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं हम। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, है ना, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। संज्ञा के 3 भेद में कौन कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, है ना। क्या है तीसरी? भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप ये ना सोचे कि इससे किसी व्यक्ति का नाम ही आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके अंतर्गत क्या आता है, जिस शब्द से हमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। इसमें क्या क्या आता है, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी स्थान का, विशेष स्थान का नाम, या किसी विशेष व्यक्ति का नाम आता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण दिए से रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, दिल्ली, जयपुर, यमुना, ताजमहल, अमिताभ बच्चन, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, ये क्या है, विशेष चीज़ें हैं सारी। तो और इस विशेष चीज़ों के सबके नाम हैं, तो ये क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें देखो आपको पिक्चर भी दिए हुए हैं किसी के, है ना। ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, है ना। आगरा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना, ये भी काय में आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर माँ रामायण पढ़ रही है, रामायण भी काय में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, किसी विशेष वस्तु या स्थान या व्यक्ति का जो बोध कराए जो शब्द, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब हमारा सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, है ना, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मंदिर, मंदिर में अगर मैंने किसी सिर्फ मंदिर के बारे में बात करें तो पूरे मंदिर जाति का को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। और अगर मैंने इसमें बोला कि बिरला मंदिर, तो बिरला मंदिर अगर मैंने जिक्र किया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और सिर्फ मंदिर बोल रही हूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, है ना। औरत, स्कूल, अगर स्कूल में मैं किसी स्कूल का नाम लूँगी तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और सिर्फ स्कूल बोल रही हूँ तो पूरे कोई भी स्कूल हो सकता है, यानी वो पूरी स्कूल जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर मैंने बोला सेंट फ्रांसिस स्कूल तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम या कोई भी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और सिर्फ स्कूल या मंदिर ऐसी बात हो रही है तो उससे वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। बच्चा, सिपाही, माली, बकरी, मेज, दूध, अध्यापक आदि, ये सब क्या में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में, है ना, क्योंकि ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको का बोध करा रहे हैं। उसमें किसी एक जाति के, किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक वस्तु के बारे में नहीं बताया गया है ना। अब उसके उदाहरण आपको देखिए, ये पिक्चर में बताया लड़कियां खेल रही हैं, किसी लड़की का नाम नहीं लिया है कि राधा खेल रही है या मीना खेल रही है ना, या गीता खेल रही है, ऐसा कोई नहीं बोला, क्या है, लड़कियां खेल रही हैं। तो लड़कियां खेल रही हैं ने पूरी लड़की जातियों के बारे में बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। बकरियां, बकरियों में भी पूरी बहुत सारी बकरियों के बारे में बात हो रही है तो जातिवाचक संज्ञा है। औरत कपड़े धो रही है तो वो औरत कौन है ये नहीं बताया जा रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया, ठीक है। तो आपको समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम तीसरा पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आता है जिस शब्द से मन में पैदा होने वाले विचारों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रसन्नता, मिठास, बहादुरी, भलाई, बुराई, बेईमानी, मेहनत आदि, है ना, इससे भाव पैदा हो रहे हैं शब्दों से, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। जैसा है देखो उदाहरण दिया है, गन्ने में मिठास है तो ये मिठास का हमें अनुभव हो रहा है, हम उसको महसूस कर रहे हैं। बुढ़ापे में बाल सफ़ेद होते हैं, ये बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वैसे आजकल तो किसी भी समय बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पर ये बुजुर्ग व्यक्ति भी दिख रहे हैं, बुढ़ापे में है आ गया उनका और उनके बाल क्या हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर आज बहुत गर्मी है तो गर्मी बोली नहीं जाती, उसको महसूस किया जाता है ना, तो आज बहुत गर्मी है तो ये भी क्या में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसी होती है। भाववाचक संज्ञा शब्द मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे किन से बनते हैं, मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं नीचे, जैसे ये शब्द दिए हैं, ये किस किस के हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं, विशेषण के हैं, सर्वनाम के हैं, क्रिया के हैं, और उनका पूरा एक साथ आपको उदाहरण में बताया गया है कि उनको भाववाचक संज्ञा में किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है ना।
तो ये मधुर शब्द है, उसको अगर भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो मधुरता हो जाएगा, थकना का थकावट हो जाएगा, कड़वा का कड़वाहट हो जाएगा, मीठी का मिठास हो जाएगा, लिखने का लिखावट हो जाएगा, है ना। भाववाचक संज्ञा में बदलने से ऐसे चेंजेस आते हैं। फिर अपना का अपनापन हो जाएगा, बच्चा का बचपन हो जाएगा, सुंदर का सुंदरता हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा को कैसे बदला उन्होंने जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा, उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं, है ना, कि हमने क्या क्या पढ़ा, हम कुछ भूले तो नहीं। पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसी प्राणी, स्थान और वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसे संज्ञा कहा जाता है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को, है ना। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, है ना। और किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। और फिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पूरी जाति के लिए प्रयोग में लाए गए नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है ना। फिर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मन के भाव और विचार प्रकट करने वाले नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक कैसे होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होता है। तो इस तरह का हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और तीनों भेदों के बारे में पढ़ा, और भाववाचक संज्ञा किन शब्दों के से बनती है, का निर्माण किन के सहायता से बनता है, वो सब पढ़ा। तो संज्ञा शब्दों का रिवीजन करने के लिए आप अपने, यानी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसे आप दिन में जब खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप उसको खेल खेल में भी सीख सकते हैं। आपको बैठ के संज्ञा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खेल खेल में आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे बताइए, मम्मी से पूछिए कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है क्या, जातिवाचक संज्ञा ये है क्या, है ना, ये भाववाचक संज्ञा है क्या। तो आप खेल खेल में भी आप इनको पढ़ के सीख सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने चैप्टर पढ़े वो सब आप खेल खेल में उसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, और अच्छे से सारी चीज़ें जो हमने पढ़ाई है वो आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।